देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिखाते हैं। यहां पर सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटने और उससे जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए भी जो छापे मारे जा रहे हैं। एक बस्ती में 2 पड़ोसी कुरैशा और रानी के परिवार के बीच यहां पर झगड़ा हुआ था। इसमें कुरैशा ने रानी पर मारपीट की एफआईआर की तो रानी ने कुरैशा के लड़कों पर छेड़छाड़ की एफआईआर की, लेकिन इस मामले में बजरंग दल इसमें कूद पड़ा और उसने वहां जाकर प्रदर्शन किया। यह सब इस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। पिटते हुए बाप को बचाती हुई उसकी बच्ची उसे लिपट कर रोती है, लेकिन धर्म के नाम पे ये करने वालों को उस पर रहम नहीं आया। पिटने वाले अफसार पे ना कोई आरोप है, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर। हमलावर कुरैशा बेगम के घर उनके बेटों को पकड़ने गए थे, लेकिन उनके बेटे नहीं मिले, लेकिन सड़क पर उनके देवर अफसार हाथ लग गए। घटना के पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। कानपुर के कच्ची बस्ती मोहल्ले में कुरैशा और रानी अगल बगल रहती हैं। यह झगड़ा रानी के दरवाजे में कुरैशा के लड़के की बाइक लड़ने से शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरैशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई। 31 जुलाई को रानी ने कुरैशा के 3 लड़कों पे छेड़छाड़ की एफआईआर करवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरैशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते। पुलिस दोनों की एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी किसी की राय पे रानी बजरंग दल के लोगों से मिली, जिन्होंने उनकी बस्ती में प्रदर्शन किया। लेकिन कुरैशा कहती हैं कि रानी के दरवाजे से बाइक लड़ने से शुरू हुए झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। दरवाजा में गाड़ी लड़ जाए तो दरवाजा की गाड़ी लड़ी तो दरवाजे की लड़ाई नहीं लड़ती है, वो बिटियन के उखे लड़ाई लड़ती है कि ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती हैं। ओ माँ भरेन कि इनके लड़का वो हम तो कह रहे हमारे धर्म में आ जाओ। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर अफसार की जान बचाई और उनकी तरफ से कुछ लोगों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज की। एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसी घटनाओं की 2 बड़ी वजहें लगती हैं। एक तो सोशल मीडिया, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह की नफरत और जहर लोगों के दिलों में घोला है, ये उसका नतीजा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये करेंगे तो शायद सियासत में आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर में आलम, अरुण अग्रवाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से इस वक्त बेहाल हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत से गांवों का तो संपर्क ही टूट गया है। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गाजीपुर इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश में सैलाब आफत ढा रहा है। सोमवार को जहां 350 गांव बाढ़ की चपेट में थे, अब राज्य के 75 में से 23 जिलों के 1200 गांव डूबे हुए हैं। सबसे बुरा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले पर पड़ा है, जहां एक कंक्रीट ब्लॉक गंगा नदी में तैरता हुआ नजर आया। फिलहाल यहां के 487 गांवों में बाढ़ है और गंगा में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कि लोग अपना सामान किसी तरह से नाव की व्यवस्था करके और सामान निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। उसी तरह से अपने गाय, बैल, बछड़े को भी निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। प्रयागराज में भी भारी बारिश से लोग डरे हुए हैं। बुधवार सुबह को
24 घंटे बाद यहाँ बारिश तो रुक गई, लेकिन वो औसत से 1200% ज्यादा थी। नजदीक ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्रकूट में 1500% ज्यादा बारिश हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई है और पानी अभी बढ़ रहा है। उपग्रह की तस्वीरों से संगीन हालात का अंदाजा लगता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। बाढ़ का पानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी के भी कई मोहल्लों में घुस गया है, खासकर उनमें जो गंगा के पास हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन को फोन करके आश्वासन दिया कि सभी संभव मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन किस तरह की बारिश होती है, इसी से शायद ये संकेत मिलेंगे कि क्या चीजें अब और वर्स होंगी उत्तर प्रदेश में। इंद्रेश पांडे, नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी भूस्खलन हुआ है। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के करीब ये भूस्खलन हुआ। थैंग गांव को चमोली से जोड़ने वाली सड़क के पास ये घटना जो है वो हुई और कल शाम की ये जो घटना है ये बताई जा रही है और किसी के घायल होने की हालांकि इससे खबर नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये ताज़ा मामला हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड के चमोली का है, जहां पर ये भूस्खलन हुआ है। किन्नौर के बाद लाहौल घाटी के नालंदा के पास भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के वजह से चंद्रभागा नदी का जो प्रवाह है वो रुक गया और लाहौल स्पीति प्रशासन ने सभी आसपास के गांव के लोगों से अनुरोध किया है कि वो निचले इलाकों से ऊंचे इलाकों की तरफ जाएं। ये पूरा पहाड़ी गिर गया। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो घटना है इससे कुछ दिन पहले ही अभी हाल की एक दूसरी घटना थी जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ और फिर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं भूस्खलन की। तो लगातार पहाड़ों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर जमीन खिसक रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं और जो है उससे परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। कई जगह पर सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और ये तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं लाहौल स्पीति। वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने अहम समिट का आयोजन किया है जिसे पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहां लेकर चलते हैं। पुरानी गाड़ियों को ढोने वाले लोग इस अवसर को जाने देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का विश्वास लेकर के आई हुई ये व्यवस्था है। आज गुजरात में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है और गुजरात का तो वैसे भी और हमारे देश में भी सर्कुलर इकोनॉमी शब्द नया आया होगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि अगर कपड़े पुराने होते हैं तो हमारे घरों में दादी माँ उसमें से ओढ़ने के लिए रजाई बना देती हैं, फिर रजाई भी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो उसको भी फाड़ तोड़ करके कचरा पोता के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहते हैं, वो भारत के जीवन में नई नहीं है। हमें बस वैज्ञानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना है और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि कचरे में से कंचन बनाने के इस अभियान में हर कोई शरीक होगा और हम भी और नई नई चीजें आविष्कार करने की दिशा में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पीएम मोदी को आप देख रहे थे इन्वेस्टर समिट में जो बोल रहे थे और वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर ये समिट थी जिसका जो सरकार है पहले ऐलान कर चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री जो है संबोधित कर रहे थे। इसमें बता रहे थे कि किस तरीके से स्क्रैप करके जो है गाड़ियों को उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।